नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बिहार में चुनाव हारने के बाद महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि महागठबंधन की राह में रोड़ा बन गई है कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद जो है आपके बारे में, उनके बारे में क्या राय है? तो उन्होंने एक नेता का नाम लिया जो, देखिए इस बात को सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं में की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार का कमान संभालने जा रहे हैं। आज शाम 4:30 बजे ताजपोशी का वक्त तय है। पहली बार कम नंबर के बाद भी एनडीए सरकार के मुखिया होंगे नीतीश कुमार। कल एक वक्त ऐसा भी आया जब नीतीश ने इसी नंबर का हवाला देते हुए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात की। नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित। नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। तो बिहार में एनडीए की बहार है। 7वीं बार नीतीश कुमार है। भले ही खींचतान हुई, भले ही जेडीयू को मशक्कत करनी पड़ी, भले ही जेडीयू की सीटें कम हुई, भले ही नीतीश कुमार का राजनीतिक रसूख घटा, मगर इन सब के बावजूद अंत भला तो सब भला। मुख्यमंत्री 7वीं बार नीतीश कुमार। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इससे पहले रविवार की सुबह से पटना में हलचल थी। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह बिहार पहुंच चुके थे। बिहार बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। सबसे पहले विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया। तारकिशोर को बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना गया। बीजेपी विधायक रेणु देवी बीजेपी विधायक दल की उप नेता चुनी गयी। इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह पहुंचे एनडीए की बैठक में। यहाँ बैठक हुई और तय हुआ कि इस बार भी बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। नीतीश कुमार जी का नाम एनडीए के नेता के रूप में प्रपोज किया और सारे लोगों ने समर्थन किया। जीतन राम मांझी ने समर्थन किया, मुकेश सहनी ने समर्थन किया और जेडीयू ने भी समर्थन किया। सीएम का नाम तय हुआ तो तुरंत ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। मिलकर निकले तो विजयी मुस्कान थी, क्योंकि अंदर तय हुआ था कि भैया दूज के दिन शाम 4:30 बजे 7वीं बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। इससे पहले बिहार की सियासत के तमाम किंतु परंतु थे। सवाल उठ रहे थे कि जेडीयू की सीटें कम आई हैं तो क्या बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? हालांकि बीजेपी की ओर से ऐसे सवाल नहीं किए गए। बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। विकास के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को और तेजी से हम विकास के पथ पे ले जाएंगे और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे।
तो सीएम तय है, मगर सवाल है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किस दल के कितने मंत्री होंगे। जाहिर सी बात है, जेडीयू की सीटें कम हैं, लिहाजा जेडीयू के मंत्री कम ही होंगे। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बिहार में कप्तान तो तैयार है, पर डिप्टी का अब भी इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सुशील मोदी की जोड़ी टूटने जा रही है। इस बार बीजेपी के खाते से दो उप मुख्यमंत्री होंगे। इस रेस में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सबसे आगे है। दिन भर बैठकें हुई, नेता बोलने से कतराते रहे। बिहार में उप मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस छाया रहा, लेकिन शाम होते होते तस्वीर कुछ साफ हुई। सबसे पहले बात जो सामने आई वो ये कि सुशील मोदी इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधानमंडल का नेता तारकिशोर प्रसाद को चुन लिया गया। खुद सुशील मोदी ने उन्हें बधाई दी। तारकिशोर जी को बीजेपी विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशह बधाई। लेकिन इस शुभकामना संदेश के साथ ही सुशील मोदी का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने एक और ट्वीट किया। भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी का दर्द छलका तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें सांत्वना दी। आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सुशील मोदी का डिप्टी सीएम से पत्ता कट चुका है। आगे उनका क्या होगा, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी इस तरीके की भी आ रही है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जगह उन्हें बीजेपी राज्यसभा में भेजेगी और उन्हें फिर केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन ये केवल अभी कयास है। केंद्र में सुशील मोदी को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी कोई भी बीजेपी का नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ही होंगे। इतना ही नहीं, बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल का नेता चुना गया है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। लगातार चौथी बार तारकिशोर चुनाव जीते हैं। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि वैश्य समाज के साथ पूरे ओबीसी को साधने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है। सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। तारकिशोर के अलावा रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। रेणु देवी बेतिया से बीजेपी विधायक हैं। रेणु देवी चौथी बार विधायक बनी है। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं और काम करना तो हमारा पार्टी में हम लोग को सेवा करना, काम करना है, तो हमारा भाजपा का कल्चर ही है। रेणु देवी को उपनेता बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है, बल्कि संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में अगर महिलाओं ने एनडीए को बम्पर मत दिया है तो एनडीए भी महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। अब बस इंतजार है डिप्टी सीएम के नाम के औपचारिक ऐलान का। सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। बीजेपी ने सुशील मोदी को क्यों किनारे लगा दिया और क्यों उसने इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने का प्लान किया, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये भविष्य के लिए बिहार में बीजेपी की तैयारी है। इसलिए पुराने नेताओं को किनारे लगाया गया। बिहार में बीजेपी के नए नेतृत्व की तलाश है और उसे ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आगे चलकर नीतीश कुमार जैसा विकल्प बन सके। तारकिशोर जी, कटिहार से आप विधायक हैं और लगातार इससे पहले आपने वहां पर 15 में जेडीयू के कैंडिडेट को, उससे पहले आरजेडी के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। पार्टी ने एक बड़ी भूमिका आपकी देखी है, तो इसमें क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नेतृत्व जब भी कोई जिम्मेदारी देता है उस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करते हैं
हम सबको पता भी नहीं होता है कि हम किस जिम्मेदारी में जाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी या जिम्मेदारियां मिलेगी उसको बेहतर ढंग से उसका हम सब निर्वहन करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए हम सब तैयार रहते हैं। आपने बताया कि आप लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि इस तरह से अचानक भूमिका बदलेगी, किसका फोन आया था? नहीं, वास्तव में बैठक में मेरे नाम की घोषणा हुई तो मैं जाना और फिर इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत सहजता से लिया हूं और इस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करेंगे। लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में सेवा करने का और अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है, सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों के रूप में, तो मैं सहजता से लिया हूं यह जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। तारकिशोर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सीधे बैठक में ही पता चला। सर, किसी ने तो आपसे बात की होगी ना उससे पहले कि विधायक दल के नेता के तौर पर आप चुने जा सकते हैं, आपका नाम देखिए, अब राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि किस, वैसे देखिए सभी कार्यकर्ता इसके लिए सक्षम होते हैं, लेकिन किसी को बनना है तो फिर मेरा चयन किया गया। उसके लिए मैं नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अपने सभी जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, हमारे नेता हैं जो पूर्व से विधायी स्वरूप में या और अन्य स्वरूप में काम करते आ रहे हैं, सबके सहयोग से सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। वैसे तो बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी वैश्य समुदाय से हैं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद पुराने नेता हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी उनका नाम सामने लेकर आई है। डिप्टी सीएम के तौर पर दूसरा नाम रेणु देवी का बताया गया है, जो कि बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गई हैं। रेणु देवी बिहार के महादलित समुदाय से आती हैं। कि राबड़ी देवी जी के बाद कोई ऐसा नाम या चेहरा महिला का नजर नहीं आता है जिन्होंने बिहार का एक तरीके से नेतृत्व किया हो, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही सही। अगर आपके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए? देखिए, आप राबड़ी देवी से सुनिए, आप राबड़ी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, राबड़ी जी हमारी सम्मानीय है, हमारी मुख्यमंत्री थी, उनके भी मुख्यमंत्री के काल में मैं काम की हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत ही ये करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। लेकिन जो अपने एनडीए काम करने का जो हमारा अलग एक काम है, जो कि विकास लेके जो बिहार में विकास हुआ है और आज पूरे विकास दिखाई पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कंधे से कंधे मिला के विकास का काम करने का, आगे भी काम करने का योजना करेंगे, लेकिन जब पार्टी का आदेश होगा तब। लेकिन अगर प्रदेश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट करती है, क्योंकि अगर सिर्फ पहले फेज को हम छोड़ दे तो दूसरे और तीसरे चरण में तो 10% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लिया और आप लोगों को ज्यादा सीटें भी मिली हैं जब सीमांचल और बाकी एरिया में चुनाव हो रहा था। ये हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान दिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार सरकार के नेतृत्व, हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान रखा है महिलाओं के ऊपर, हमारे के बिहार सरकार के एनडीए सरकार ने जितना महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, निश्चित रूप से महिलाएं काम करेंगी। महिलाएं विकास का काम चाहती है, महिलाएं सुरक्षा का काम चाहती हैं, महिलाएं अपने डिपेंडेंट होने का काम चाहती हैं। अगर 50% आरक्षण मिला तो इसी सरकार में मिला है, दूसरी सरकार में तो नहीं मिला है। अगर हमें राशन पानी जो भी आज कोरोना काल में मिला है, इसी सरकार में मिला है। आज हमें जो शिक्षक में 50% आरक्षण मिला, इसी सरकार में मिला। तो निश्चित रूप से महिलाएं, एक विश्वास है कि भाजपा जो है और एनडीए जो है उसके साथ में रहने से हमें ज्यादा सुरक्षा, हमारी एजुकेशन, हमारा सब तरह से जो काम बढ़ रहा है उसमें वो भागीदारी कर रही है कि फिर एनडीए सरकार बने और आगे हम काम करते रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा बाल बच्चा सुरक्षित रहे और विकास की ओर हम बढ़ते रहें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते रफ्तार से हड़कंप है। पिछले एक हफ्ते से लगातार 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। बिगड़ते हालात के बीच अब केंद्र सरकार ने दखल दिया है। अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में कोरोना के हालात पर चर्चा की और कई निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है।
राजधानी में लगातार बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में 2 गुना वृद्धि की जाए। जहां कोविड का खतरा ज्यादा है, वहां मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात किए जाएं। डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में 250 से 300 आईसीयू बेड और शामिल किए जाएं। एमसीडी के कुछ अस्पतालों को कम लक्षण वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए। सीएपीएफ से दिल्ली सरकार को डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया कराए जाएं। केंद्र सरकार दिल्ली को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेजी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अमित शाह की बैठक के बाद सियासत गर्म हो गई। दिल्ली बीजेपी ने फौरन केजरीवाल सरकार पर निशाना साध लिया। गौतम गंभीर ने लिखा, नमस्कार दिल्ली, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। कोविड महामारी को रोकने में मैं एक बार फिर विफल रहा हूं। मई की तरह दोबारा हमें श्री अमित शाह जी ही बचाएंगे। आपका अपना विज्ञापन वाला मुख्यमंत्री। देखिए, जिस तरह से कोरोना केसेस दिल्ली में दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी, सिचुएशन को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ साबित हो रही थी, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो दिल्ली में राहत देने का काम किया, मैं उस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। इससे दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोरोना का कहर देश के बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। रविवार को ही बीजेपी और कांग्रेस के 3 बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सावधानी ना बरती गई तो इसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव। किसी को नहीं बख्श रहा है कोरोना, न आम को न खास को। रविवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को कोरोना ने अपनी जद में लिया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को तो तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल के आईसीयू में ले जाना पड़ा। वैसे देश भर में अब 41,100 नए मामलों के साथ ही कोरोना के कुल केस 88,14,579 हो गए। पिछले 24 घंटे में 447 लोगों को इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,29,635 हो गया है। त्रिपुरा में 26 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। वहीं ओडिशा में 753 नए मामले सामने आए और कुल मरीज अब 3,08,659 हो गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शनिवार को देश भर में 8,05,589 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना की महामारी फिर से एक चुनौती बनकर आई है। पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के ऐलान के बाद बढ़ने वाली भीड़ कोरोना विस्फोट की आशंका बढ़ा रही है। इस आशंका के मद्देनजर रविवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने नए नियमों का ऐलान किया। सिद्धिविनायक मंदिर न्यास का जो ऐप है, वो ऐप का QR कोड सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जबकि आप एंट्री करोगे, QR कोड स्क्रीन को टच करने के बाद, स्क्रीन को दिखाने के बाद, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर सही हो, आपने मास्क लगाया हो, तभी एक्सेस बैरियर खुलेगा। तो ये मंदिर में आते वक्त आपका दर्शन, आपकी प्रिकॉशन, आपकी हेल्थ, ये सभी इम्पोर्टेंट है।
लॉकडाउन खत्म होने के बाद से रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीन आने के अनुमानों और दावों के बीच फिलहाल सावधानी ही इसका इलाज है। आज तक